किसानों के लिए मुफ्त करंट का मुद्दा तेलंगाना की राजनीति में गर्म विषय बन गया है। रेवंत की इस टिप्पणी पर कृषि के लिए 3 घंटे मुफ्त बिजली पर्याप्त है। बीआरएस रैंकों ने राज्य भर में विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कड़ी टिप्पणी की, रेवंत एक ब्लैकमेलर है। उन्होंने कहा कि रेवंत जन्मजात से ही ऐसे है। उन्होंने कहा कि रेवंत अगर किसी पार्टी में होंगे तो वह पार्टी बर्बाद हो जाएगी। इस बात की आलोचना की गई कि रेवंत पैसे मांगने के लिए अमेरिका गए थे। रेवंत एक चोर थे और उन्होंने पूछा कि चोर को पीसीसी की बागडोर क्यों दी गई। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें सीएम जैसा तभी महसूस हुआ जब उन्हें पीसीपी प्रमुख का पद मिला। उन्होंने कहा कि रेवंत अगर किसानों के पास आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है, केसीआर किसानों का ही चाहने वाले नेता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस का मतलब रायतू सरकार है। जनसेना प्रमुख के स्वयंसेवकों पर लगाए गए आरोपों से हड़कंप मच गया है। पवन ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि कुछ स्वयंसेवक महिलाओं के तस्करी में मदद कर रहे हैं। यह आरोप उन्होंने एल्लोर वरही यात्रा के दौरान लगाए। इस सिलसिले में उनके खिलाफ विजयवाड़ा कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। सुरेश नाम के एक स्वयंसेवक ने पवन के खिलाफ कृष्णा लंका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सुरेश की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 405/2023 के तहत पवन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A 502 के तहत मामला दर्ज किया गया। हयातनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। रात में एक स्थानीय पेट्रोल स्टेशन को लूट लिया। यह घटना कुंटलूर रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक पर हुई। हयातनगर थाना क्षेत्र के कुंटलूर रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक पर डकैती हुई। चोरी का दृश्य सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड हो गया और पुलिस को बैंक में काम करने वाले स्टाफ पर शक हो रहा है। काउंटर से सारा पैसा निकालने का दृश्य सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस मामला दर्ज जांच कर रही है। चीन लोन ऐप एजेंटों द्वारा उत्पीड़न का एक और शिकार हुआ। बढ़ती प्रताड़ना को सहन न कर पाने पर एक इंजीनियरिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना बेंगलुरु की है। 22 वर्षीय तेजस ने एक चीनी ऋण ऐप के माध्यम से कुछ पैसे उधार लिए। पैसे न चुकाने पर ऐप एजेंट उत्पीड़न का सहारा लेते हैं। पैसे वापस न करने पर उन्होंने पीड़ित के फोन पर मौजूद निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। दिन ब दिन बढ़ती प्रताड़ना से गंभीर मानसिक तनाव से पीड़ित तेजस ने मंगलवार को जलहाली स्थित अपने घर में फांसी लगा ली। तेजस नित्य मीनाक्षी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसके माता पिता ने बताया कि तेजस ने स्लाइस एंड किस नाम की चीनी ऐप से लोन लिया था। इससे पहले उनके द्वारा लिखा गया पत्र पुलिस ने जब्त कर लिया था। उस पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उन्हें माफ़ी की भीख मांगी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। हैदराबाद शहर के उपनगर राजेंद्र नगर के बंडलगुड़ा में एक लड़के की लापता होने से हड़कंप मच गया। रात को पैसे देने निकला 12 वर्षीय साई चरण घर नहीं लौटा। हालांकि परिजनों ने आसपास के इलाकों में तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसे लेकर परिवार वालों ने राजेंद्र नगर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस पूरी रात लड़के की तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया कि साई चरण नाबालिग है, इसलिए अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया और जांच कर जा रही है। शिरडी ट्रेन में महिला लुटेरों ने उत्पात मचाया। ट्रेन निजामाबाद जिले के नवीपेट में क्रॉसिंग के बाद रुक गई। उस वक्त ट्रेन में 9 युवतियां शामिल हुई। यात्रियों के बैग उड़ा ले गए। वो S1 से S10 बोगी तक घूमते रहे। यात्रियों के बैग और महिला के गले की चेन भी गायब कर दिए। इसके बाद वे चेन खींचकर भागने के लिए बासरा के पास पहुंचे। यात्रियों ने यह देख लिया और उन्हें पकड़ लिया, रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल रेलवे पुलिस की हिरासत में 9 युवतियां हैं। पुलिस ने इन महिलाओं की पहचान महाराष्ट्र के बीड जिले की बताई। शादियां धूमधाम से की जाती है लेकिन शादी के बाद बारात में हंगामा और शोर होना आम बात है, पर कुछ लोग बारात में फायर करते हैं और तलवारें लहराते हैं। ऐसी घटनाएं हाल ही में सामने आई। वायरल वीडियो सब देख रहे हैं। अब यह घटना कामारेड्डी जिले के मदनूर की है। एक शादी में खूब हड़कंप मचा लेकिन कामारेड्डी जिले के मदनूर में कुछ युवकों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने चाकों और बंदूकों से हलचल मचा कर दी। उन्होंने तलवारें और बंदूकें पकड़कर नृत्य किया। वो वीडियो और तस्वीरें सामने आई है। पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। मामला दर्ज होने के आसार है। पहले भी ऐसे वाक़ये देखे गए। लोगों को गोली मारी जाने की खबरें देखी गई। लोग नशे में रहकर ऐसी हरकतें करते हैं। अब सवाल उठाए कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कर्नूल जिले में नकली नोटों के चलन का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। नोटों को छापेमारी में असपारी के एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। सिपाही ने 30 लाख रुपए के असली नोट यह कहकर ले लिए कि वह एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट देगा। उसने एसपारी मंडल के नेताओं से ये रकम वसूली थी। जब नकली नोट नहीं दिए तो नेताओं ने कांस्टेबल के अपहरण की योजना बनाई। जैसे ही यह मामला सामने आया, अधिकारियों ने कांस्टेबल को कर्नूल बुलाया। पुलिस अधिकारी उन दोनों नेताओं से पूछताछ कर रही है जिन्होंने सिपाही को पैसे देने के साथ ही अपहरण की योजना बनाई थी। आशंका है कि कांस्टेबल का नकली नोट में हैदराबाद गैंग से संबंध है।
वहीं नेताओं की आंखों में धूल झोंकने वाला सिपाही अब अपनी नौकरी खतरे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर देश की यात्रा की। वो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फ्रांस आमतौर पर बेस्टिल दिवस समारोह में विदेश नेताओं के आमंत्रित नहीं करता है, लेकिन यह दूसरी बार है जब भारत के प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। यूरोप के सबसे बड़ी सैन्य परेड के रूप में जानी जाने वाली इस परेड में मोदी सलामी लेंगे। गौरतलब है कि इस परेड में भारतीय सैन्य टीमों में भी हिस्सा ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की निजी रात्रि भोज के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक रात्रि भोज भी दिया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मोदी और मैक्रोन ने सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बल्कि अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। दोनों देशों के प्रमुख दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का विशेष रूप से रक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु, नीली अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता देने जा रहे हैं। अपनी यात्रा के तहत मोदी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ और अन्य मशहूर हस्तियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। बाढ़ से तबाह दिल्ली में हालात बदतर होते जा रहे हैं। पहले से ही खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही यमुना नदी में और अधिक उफान आ गया। नतीजा ये हुआ कि सड़कें और घर बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। आज सुबह 7 बजे यमुना नदी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर 208.46 मीटर के स्तर पर पहुंच गई। हालांकि पानी नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है, लेकिन ऊपर से हो रही बारिश के कारण स्थिति नहीं बदल रही है। फिलहाल नदी के खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और दिल्ली विधानसभा के पास तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। साथ ही सिविल लाइंस इलाके में रिंग रोड भी डूब गया है। जल स्तर बढ़ने के कारण वजीराबाद में जल उपचार संयंत्र बंद कर दिया गया। सीएम केजरीवाल आज इसका दौरा कर सकते हैं। केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट संस्थानें बंद रहेंगी। लोगों से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द बाढ़ग्रस्त इलाकों को छोड़ दे। उन्होंने राहत कार्यक्रम में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों से सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। हरियाणा में असामान्य बारिश और बाढ़ से जूझ रहे लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह पर एक महिला ने हाथ उठाया। इससे जुड़ा वीडियो वायरल हो गया है। हाल ही में बारिश के कारण घग्गर नदी पर एक छोटा सा बांध क्षतिग्रस्त हो गया और घूल क्षेत्र में बाढ़ आ गई। विधायक ने बुधवार को क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसके मौके पर विधायक को अपना पीड़ा बताने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी दुर्दशा के लिए विधायक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच एक महिला अचानक आगे बढ़ी। अब क्यों आए? विधायक पर गुस्सा जाहिर करते हुए उनके गाल पर मारा। तत्काल सतर्क सुरक्षाकर्मी विधायक के चारों ओर पहरा देने लगे। इस बीच विधायक ईश्वर सिंह ने एक घटना पर प्रतिक्रिया दी। महिला ने आरोप लगाया कि अगर मैं वहां होती तो बांध क्षतिग्रस्त नहीं होता। मैंने इसे एक प्राकृतिक आपदा की तरह दिखाने की कोशिश की। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उसे माफ़ कर दिया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। देश भर में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण कुछ राज्यों में लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने एक अहम घोषणा की है। केंद्र ने बुधवार को कहा कि वह आपदा कोष जारी करेगा। इस बीच केंद्र ने भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर धन जारी करने के निर्देशों में ढील दी है। पिछले साल इसने उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा के बिना सीधे धन जारी किया था। इसके अलावा एपी को 493 करोड़ 60 लाख, तेलंगाना को 188 करोड़ 80 लाख और महाराष्ट्र को 1420 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस महीने की 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की संयुक्त बैठक में शामिल होने वाले दलों की संख्या बढ़ेगी। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले महीने पटना में हुई बैठक में जहां 15 पार्टियां शामिल हुई थी, वहीं कांग्रेस ने इस बैठक के लिए 24 पार्टियों को निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबंधित पार्टियों के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी की शामिल होने की संभावना है। खबर है कि 17 तारीख की रात को विपक्षी नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। अगले दिन और अधिक रचनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करेगी। कांग्रेस द्वारा आमंत्रित 24 पार्टियां वर्तमान में 150 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। विपक्षी दल देश भर में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर काम कर रहे हैं। पिछले महीने की 23 तारीख को हुई बैठक में 16 दलों को आमंत्रित किया गया था और 15 शामिल हुए थे। आरएलडी मौजूद नहीं थी। कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी को भी न्योता भेजा है। आम आदमी पार्टी केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख बताना चाहती है। कांग्रेस साफ कर रही है कि अगर उन्हें समर्थन नहीं मिला तो वे बैठक में शामिल नहीं होंगे। भारतीय खुदरा महंगाई दर जून में तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों में सब्जियां के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई बढ़ गई है।
जून में खुदरा महंगाई दर पिछले महीने 4.31 से बढ़कर 4.81 को हो गई है। ताज़ा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य महंगाई दर 4.49% दर्ज की गई। मई की तुलना में जून में खाद्यान्न, मांस, मछली, अंडे, दूध, सब्जियां, दालें, मसाले, कपड़े और ईंधन की कीमतें काफ़ी बढ़ गई। मई में खुदरा महंगाई दर 4.31% थी, जबकि खाद्य महंगाई दर 2.96% थी। जून 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.01% और खाद्य महंगाई दर 7.75% थी। साल दर साल आधार पर इसमें कमी आई। यह लगातार चौथा महीना है जब जून में खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि के बावजूद सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति आरबीआई के सहनशीलता स्तर से नीचे रही है। आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% से 6% के बीच है। हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि एपी के छात्र तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण कैसे मांग सकते हैं। प्रतिस्पर्धी प्राधिकरण ने संदेह जताया कि कोटा में एपी छात्रों को आरक्षण क्यों देना चाहिए। न्यायमूर्ति अभिनंदन कुमार शविली ने और न्यायमूर्ति नरपुर राजेश्वर राव की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस महीने की 3 तारीख को राज्य सरकार द्वारा 72 जेबी के खिलाफ तेलंगाना के छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धी प्राधिकरण कोटा में 100% सीटें आरक्षित करने के खिलाफ एपी के 2 छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सीताफल मंडी के बहुउद्देशीय समारोह हॉल में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में बोनालू की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपाध्यक्ष तीगुला पद्मराव गौड़ ने सुझाव दिया है कि अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को आयोजित होने वाले उत्सव की व्यवस्था करनी चाहिए। बाद में 176 मंदिरों के प्रशासकों को लगभग 80 लाख रुपए की बोनालू निधि के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर बोलते उपाध्यक्ष पद्मराव गौड़ ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार के गठन के बाद पहली बार विशेष रूप से मंदिरों को धन देने वाली प्रणाली 2015 में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल फंड इकट्ठा कर रही है। अधिकारियों को अलग लाइनों की व्यवस्था करने की सलाह दी गई ताकि बोनाल उत्सव के दौरान महिला भक्तों को किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। उन्होंने सुझाव दिया कि बंदोबस्त निगरानी के लिए सभी मंदिरों पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए, अलग सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए, सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें और सीताफल मंडी में उनका कैंप कार्यालय उपलब्ध रहेगा। शोभन बाबू के प्रशंसकों ने सरकार से तेलंगाना राज्य में महान फिल्म नायक शोभन बाबू की प्रतिमा की व्यवस्था करने की मांग की। हैदराबाद में दिवंगत अभिनेता शोभन बाबू के प्रशंसकों की एक आत्माधिक बैठक आयोजित की गई। भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, तेलंगाना सरकार के सौजन्य से श्री वाणी गिरिजा संगीत नाटक कला समिति के तत्वाधान में रविंद्र भारती में एक बैठक आयोजित की गई। तेलुगु राज्य में बड़ी संख्या में शोभन बाबू के प्रशंसक शामिल हुए। शोभन बाबू वीर भीमानी चज्जागल्ली वेंकट राजू द्वारा लिखित स्थिति प्रजनुडु नामक पुस्तक का अनावरण पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कोलेटी दामोदर गुप्ता और पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष उपला श्रीनिवास गुप्ता ने किया। कई वक्ताओं ने कहा कि शोभन बाबू एक विशिष्ट महान अभिनेता है। इस अवसर पर उनके प्रशंसक ने शोभन बाबू अभिनीत फिल्म के गानों की नकल करते हुए शोभन की पोशाक में नृत्य किया और प्रशंसकों को मनोरंजन किया। तिरुमला में एक बार फिर चीता मूवमेंट से श्रद्धालु चिंतित थे। वो घाट रोड के 56वे मोड़ देखा गया। सतर्क वन अधिकारी बड़ी संख्या में वाहन चालकों को वहां से हटा रहे हैं। वन अधिकारी तेंदुओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अल्पीपिरी में टहलने के दौरान एक बच्चे पर चीते ने हमला कर दिया था। घटना को भूलने से पहले ही तेंदुआ अब नजर आ गया। हाल ही में कर्नूल जिले के अदोनी ने 4 साल के कौशिक को चीते ने काट लिया था। इस घटना में लड़के के सिर और कान के पीछे चोट लगी।